नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेवा एकेडमी में। मेरा नाम है महेंद्र रेवा पाटी। हम लोग इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक विकास या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में एक चार्टर के माध्यम से 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, तो भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का इसी समय आगमन होता है एक व्यापारिक निकाय के रूप में। और उसी के साथ भारत में संवैधानिक विकास की भी शुरुआत हो जाती है। समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा कुछ अधिनियम पारित किए जाते थे, जिसका उद्देश्य भारत में कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करना होता था। यह सिलसिला 1858 तक चलता रहा, जब तक कि भारत का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज के अधीन नहीं आ गया। भारतीय संविधान और राज व्यवस्था की अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो हमने ब्रिटिश शासन से ग्रहण की हैं। ब्रिटिश शासन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिनका प्रभाव भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा के निर्माण में पड़ा। तो हम इन घटनाओं को सिलसिलेवार विभाजित करके देखेंगे कि वो कौन कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव डाला। तो हम भारत में संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास और क्राउन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन तक, मतलब 1600 ईस्वी से लेकर के 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा कुछ अधिनियम पारित किए जाते थे। इन अधिनियमों के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो हमारी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इन अधिनियमों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे और इन अधिनियमों के कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद जब भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज के अधीन आ जाता है, तो उस दौरान कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए थे, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग एक लिस्ट देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान भारत में कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए थे। तो इस दौरान हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, फिर चार्टर एक्ट 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई और इस क्रांति के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर के प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज के अधीन ले आया गया। इस दौरान जो सबसे पहला महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ था वो था भारत सरकार अधिनियम 1858। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। इससे कई ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे संविधान में सीधे सीधे ले लिए गए हैं। और अंत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके माध्यम से भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पढ़ने से पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि इसके पहले क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई थी। एक 1726 में राजलेख या चार्टर या अधिकार पत्र जारी किया गया था और इस अधिकार पत्र या चार्टर में कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास, ये तीन प्रेसिडेंसियां थी उस समय अंग्रेजों की भारत में। इन तीनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर और उनकी परिषद थी, उनको विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। मतलब अब गवर्नर और उनकी परिषद भारत में ही कानून बना सकती थी। इसके पहले जो कानून बनाए जाते थे वो इंग्लैंड में बनाए जाते थे और ये कानून बनाने की जो शक्ति थी वो थी निदेशक बोर्ड के पास। तो इस अधिनियम के माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि अब गवर्नर और उनकी परिषद भारत में ही कानून बना सकती है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना इतिहास में हुई, बक्सर का युद्ध। ये युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। इस युद्ध में एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं थी जिसका प्रतिनिधित्व या सेनापतित्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब मीर कासिम और उसके दो सहयोगी, मतलब अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की एक संयुक्त सेना थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। इन दोनों में युद्ध हुआ और
ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की जीत हुई। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इलाहाबाद की संधि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे प्रांतों के दीवानी अधिकार मिल गए। दीवानी अधिकार मतलब राजस्व वसूलने के अधिकार मिल गए। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार थे क्योंकि इसके बाद कंपनी आर्थिक रूप से सशक्त हो गई और आगे चलकर पूरे भारत में प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित करने में इस आर्थिक सशक्तिकरण ने कंपनी की बहुत सहायता की। इसके बाद जब कंपनी को राजस्व वसूलने के अधिकार मिल गए, मतलब कंपनी की अच्छी खासी आय भारत से प्राप्त होने लगी, तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार की पहली घटना हुई थी 1767 में, 1767 में, जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कहा कि वो भारत से जो 40 लाख पाउंड की वार्षिक रकम कमाते हैं उसमें से 10% हिस्सा ब्रिटिश सरकार को भी दिया जाना चाहिए। इलाहाबाद की संधि मतलब 1765 से लेकर के 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू रही। द्वैध शासन व्यवस्था में जैसा नाम से पता चल रहा है कि दो संस्थाएं होंगी या दो व्यक्ति होंगे जो अलग अलग काम करेंगे। इस स्थिति में दो संस्थाएं, एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब, दो संस्थाएं थी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राजस्व वसूलने के अधिकार थे, जबकि प्रशासनिक दायित्व उन्होंने बंगाल के नवाब को दे रखे थे। मतलब कंपनी का एकमात्र काम था पैसा इकट्ठा करना, राजस्व वसूल करना। जनता के जो सारे काम थे वो बंगाल के नवाब को करने थे। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक अधिकार तो कंपनी ने रख लिए थे, मतलब आर्थिक अधिकार ही वास्तविक अधिकार होंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास आर्थिक अधिकार नहीं है और बाकी सारे अधिकार हैं, तो उन अधिकारों का वो करेगा क्या? जब पैसा ही नहीं होगा तो उन अधिकारों का उपयोग करते हुए वो दायित्वों का निर्वहन कैसे करेगा? तो बंगाल के नवाब के साथ भी ऐसा ही हुआ। आर्थिक अधिकार सारे कंपनी ने रख लिए जबकि दायित्व सारे उन्होंने बंगाल के नवाब को दे दिए। जब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे प्रांतों के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए तो उसकी आय में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी के कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कंपनी के कर्मचारी आते तो कंपनी का काम करने थे, तनख्वाह कंपनी से लेते थे, लेकिन खुद का व्यापार करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसकी वजह से हुआ ये कि कंपनी को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होने लगा और कंपनी धीरे धीरे दिवालियेपन की कगार पे पहुंच गई। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। जैसा कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि इस अधिनियम का काम रेगुलेट करना है। क्या रेगुलेट करना है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करना। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का उठाया गया पहला कदम था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ब्रिटेन और भारत दोनों जगह पे कंपनी के कामों को नियंत्रित किया जाए। कंपनी के दो केंद्र थे उस समय में, इंग्लैंड और भारत। कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में ही हुई थी लेकिन काम दोनों जगह करती थी। तो इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी पर दोनों जगह नियंत्रण स्थापित किया गया और पहली बार कंपनी को यह मान्यता दी गई कि वो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य भी कर सकते हैं। अभी तक कंपनी सिर्फ व्यापारिक निकाय थी, सिर्फ व्यापारिक काम ही करती थी। अभी भी व्यापारिक निकाय है लेकिन अब वो साथ में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य भी कर सकती है। इस अधिनियम की एक और विशेषता यह है कि इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई भारत में। उस समय अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी भारत में। पहली प्रेसिडेंसी थी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि ये जो तीनों प्रेसिडेंसी है, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाएगा और जो बंगाल का गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा और इन दोनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाएगा। तो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और आगे भी पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इस अधिनियम में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट। इस न्यायालय में कंपनी के कर्मचारी तो जा ही सकते थे, साथ में भारतीय लोग भी न्याय के लिए यहाँ पे जा सकते थे। इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे इस सुप्रीम कोर्ट में, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे जबकि मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे।
कंपनी की जो सबसे गंभीर समस्या थी वो थी आर्थिक, और उसका कारण था कि कंपनी के कर्मचारी कंपनी का काम करने की बजाय अपना खुद का व्यापार करने लग जाते थे। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं करेगा, भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत नहीं लेगा, जिससे कि कंपनी को आर्थिक नुकसान न हो। ब्रिटिश संसद ने ये आवश्यक कर दिया कि कंपनी भारत में जो भी काम करती है, चाहे वो राजस्व से संबंधित हो, नागरिक मामलों से संबंधित हो या फिर सैन्य मामलों से संबंधित हो, उन सब की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, ये था पॉलिटी का लेक्चर 1, जिसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बात की। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आगे के अधिनियमों के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उनके कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और रेवा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।